नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह मन क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंसानी शरीर में एक अपना मन होता है। जिस प्रकार शरीर है, शरीर के अंतर्गत भी 5 शरीर होते हैं, उसी प्रकार आपका मन के अंतर्गत भी 2 मन है। एक आपका कॉन्शियस माइंड और दूसरा आपका सब कॉन्शियस माइंड। उसी प्रकार तीसरा एलिमेंट आपका आत्मा होता है। तो यह सभी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो मिलाकर आप बने हुए हैं। तो यह जो मन है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है किसी भी जातक के लिए। और यह मन का सूचक चंद्रमा है। जैसा कि हम शुरुआत से ही जानते हैं, चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा के समान आपकी मन की स्थिति होती है। लेकिन क्या वास्तव में सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा ही आपके मन को निर्धारित करता है, संचालित करता है? क्या कोई और भी ग्रह है जो आपके मन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जो आपका मन ही है? तो इन्हीं विषयों के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ होते हैं जो आपको पूरे यूट्यूब में शायद ही प्राप्त हों। तो आज हम मन के विषय में जान रहे हैं। तो जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय जातक को उसका शरीर मिलता है, साथ ही उसका अपना मन मिलता है और एक एनर्जी का पैकेट प्राप्त होता है जो कि आपका आत्मा है। तो यह जो मन है, यह चंद्रमा है। चंद्रमा एक प्रकार का डेटाबेस है आपके कॉन्शियसनेस का। और यह डेटाबेस किस सिग्नल से कनेक्ट होता है? तो वह आपका अपना जन्म का नक्षत्र है, अर्थात चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित थे उस माध्यम से, उस नक्षत्र के एनर्जी से आपका कॉन्शियसनेस कनेक्टेड रहता है। जो आपका चंद्रमा है, जो आपका डेटाबेस है, क्लाउड सिस्टम है, उसी सिस्टम से आपका जो जिस तार से वो कनेक्टेड है, वो क्लाउड, वह आपका नक्षत्र होता है, आपके मन का नक्षत्र, अर्थात आपके चंद्रमा का नक्षत्र। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा ही आपके मन के सूचक है? तो इसे हम विस्तार देते हुए हम सबसे पहले राहु केतु के विषय में कुछ जानते हैं कि राहु केतु क्या है। जैसा कि राहु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में नॉर्थ नोड ऑफ द मून और साउथ नोड ऑफ द मून कहा गया है, अर्थात कि चंद्रमा का जो कि नॉर्थ ध्रुव है और साउथ ध्रुव है, यह राहु और केतु है। तो इस प्रकार से क्यों कहा गया? अर्थात कहीं ना कहीं राहु और केतु भी आपका मन ही है। तो यह राहु केतु किस प्रकार का मन है और यह आपके मन को किस प्रकार से संचालित करता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसे आज हम समझ रहे हैं। तो इसे समझने के लिए राहु और केतु को समझना होगा। मैं सूक्ष्म रूप से बात करूंगा। कई सारे वीडियोज़ में मैंने राहु और केतु के विषय में आपको विस्तार से बतलाया है। तो पूर्व जन्म में ऐसी चीज़ें, ऐसे वस्तु, ऐसा पुरुषार्थ जो आपने अर्जन नहीं किया था और इस जन्म में आपको अर्जन करना चाहिए, आपके स्पिरिचुअल प्रोसेस को पूर्ण होने के लिए, आपके आध्यात्मिक पाथ को पूरा होने के लिए, उस प्रकार का जो एनर्जी है वह राहु है। और पूर्व जन्मों में जो आपने अर्जित कर लिया है, आपकी मास्टरी उस फील्ड में है, उस भाव में है, वह केतु ग्रह है। तो राहु का जो नक्षत्र होता है, वह नक्षत्र आपको यह बतलाता है कि आपको क्या अर्जन करना है, इस जीवन में आपको किस प्रकार से बढ़ना है आगे और क्या अर्जन करना है जिससे आपकी मुक्ति सुनिश्चित हो सके। और केतु ग्रह यह बतलाते हैं कि पूर्व जन्म में आपने क्या अर्जन कर लिया था। तो केतु का नक्षत्र भी आपको यही चीज़ की सूचना देने वाला होता है। तो एक माइंड का डेफिनेशन अगर हम समझेंगे एक सूक्ष्म रूप से, तो जो आपका कॉन्शियसनेस है और जो आपका सब कॉन्शियसनेस है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो आपका कंप्लीट माइंड बनता है। कुछ चीज़ें आप सोच समझ कर करते हैं अपने जीवन में। आपको भूख लगा, आपने खाना खाया, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, आप उस चीज़ को प्राप्त किए,
आपने उस प्रकार का वस्त्र आदि चीज़ें धारण किया और आप वहाँ पर गए। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं सोच समझ कर, जो हम जान कर सोच समझ कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्शियसनेस है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनजानवश इंसान करता है, उसे पता नहीं होता। कोई एक आदत होगा जो आप सदैव करते रहते होंगे, लेकिन वो आपको खुद भी नहीं पता कि वो आप क्यों कर रहे हैं। कई बार कोई विशेष परिवेश में, कोई विशेष स्थिति, कोई विशेष इन्वायरमेंट में कुछ अलग ही प्रकार से आप बिहेव करने लगते हैं, लेकिन रियलिटी में आप वो नहीं हैं, आपके अंदर वो सब कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस प्रकार से बिहेव करते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन ग्रह उसके पीछे जिम्मेदार है? तो यह राहु और केतु है। क्योंकि राहु और केतु आपका सब कॉन्शियसनेस है, आपका सब कॉन्शियस माइंड है। लेकिन यहाँ पर दो ग्रह है, इसे समझना होगा कि राहु का नक्षत्र किस प्रकार का सब कॉन्शियस माइंड है और केतु का नक्षत्र किस प्रकार का सब कॉन्शियस माइंड है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि केतु ग्रह वो सभी चीज़ें हैं, वो सभी कर्म हैं जो आपने अपने पूर्व जन्मों में अर्जित कर लिया है। तो जिस सिग्नल से, जिस वायर से केतु के डेटाबेस में यह कनेक्ट करता है, वह आपका केतु का नक्षत्र है, अर्थात कि जिस नक्षत्र में आपकी कुंडली में केतु ग्रह विराजमान है। उसी प्रकार राहु ग्रह वो सभी चीज़ें हैं जो आपको अर्जन करना है अपने स्पिरिचुअल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण करने के लिए। वो सभी चीज़ें राहु ग्रह है। और राहु ग्रह का जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में राहु ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, वह आपके उस डेटाबेस से कनेक्ट करता है जो कि राहु ग्रह कहते हैं। तो इसीलिए कई बार हम अनजानवश या फिर जानबूझकर कई सारे ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें खुद भी पता नहीं होता, वो हमारे से एसोसिएटेड नहीं होता, लेकिन वो बस हो रहा होता है और उसके पीछे का रीज़न आपका माइंड ही है, लेकिन आपने सोच समझ कर नहीं किया। उसके पीछे राहु और केतु संचालित करने वाले ग्रह हैं जो आपको आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर संचालित कर रहे हैं सब कॉन्शियसली। कई बार ऐसे ऐसे इवेंट्स जीवन में क्रिएट होते हैं जिसका कोई भी लेना देना आपके जीवन से, आपके कॉन्शियसनेस से नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्रकार के इवेंट्स क्रिएट होते हैं जीवन में। तो वह क्यों हो रहा है? कई बार रिपीटेटिव इवेंट्स क्रिएट होते हैं, आपको खुद भी नहीं पता होता कि वो क्यों हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि आप किसी एक रोड से जा रहे हैं और आपका किसी विशेष दिन ही कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर से 10 दिन बाद उसी विशेष दिन में आपका एक्सीडेंट हो गया, फिर से 20 दिन बाद आपका एक्सीडेंट, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कोई एक विशेष इवेंट क्रिएट होना जिसका कोई लेना देना आपके साथ नहीं है। मान लीजिए आप कोई रिलेशनशिप में हैं और आपको बार बार बिट्रे सहना पड़ता है, बार बार रिलेशनशिप से आपको दुख की अनुभूति होती है। आप पिछले रिलेशनशिप में भी आपको दुख की अनुभूति हुई, दूसरे रिलेशनशिप में भी आपको दुख की अनुभूति हुई, तीसरे में भी दुख की अनुभूति हुई, और जिस कारण वह दुख की अनुभूति हो रही है वह एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है जिसके कारण वह दुख की अनुभूति हो रही है। तो वह क्यों हो रहा है? उसका कहीं ना कहीं संबंध केतु ग्रह के कारण होता है, क्योंकि केतु ग्रह आपका प्रारब्ध है और प्रारब्ध सदैव जातक का पीछा करता है और प्रारब्ध के समान ही इवेंट्स जीवन में क्रिएट होते रहते हैं। तो इसीलिए मन को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को ही नहीं अपितु राहु और केतु को भी समझना आवश्यक है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है और तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित है। उसी प्रकार राहु ग्रह धनु राशि में है और आपके मूल नक्षत्र में स्थित है, और केतु ग्रह आपके मिथुन राशि में है और वह ग्रह आपके आर्द्रा नक्षत्र में स्थित है। अर्थात कि चंद्रमा स्वाति में, राहु ग्रह मूल नक्षत्र में और केतु ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में। तो इससे हम किस प्रकार से आपके मन को समझ सकते हैं, इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, चंद्रमा ग्रह तुला राशि में होकर स्वाति नक्षत्र में हो, राहु ग्रह धनु राशि में होकर मूल नक्षत्र में हो और केतु ग्रह मिथुन राशि में होकर
आपके आर्द्रा नक्षत्र में हो, तो इससे हम किस प्रकार से आपके मन को समझ सकते हैं, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहले हमको चंद्रमा को देखना होता है, क्योंकि चंद्रमा आपका रियल में मन है, जो कॉन्शियस माइंड है आपका, जो आप सोच समझकर काम करते हैं अपने मन से, वो मन आपका चंद्रमा है। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में मान लीजिए तुला राशि में होकर स्वाति नक्षत्र में है, तो स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह हैं, और स्वाति नक्षत्र का जो अपना मूल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इंडिविजुअलिटी का है, अर्थात कि एकत्व। जातक का मन इस प्रकार का होता है कि वह सदैव अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बनाने के लिए तत्पर रहता है। स्वाति नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं वह वायु देवता है, और तथा इसे एक विंड से दर्शाया गया है, एक ग्रोइंग प्लांट से दर्शाया गया है, एक छोटा सा पौधा जो ग्रो हो रहा है बहुत तेजी से। तो इस प्रकार के जातक का जो मन होता है, जो आपका कॉन्शियस माइंड रहेगा, वो बहुत तेजी से ग्रो करने वाला होगा, और आपको सदैव कुछ ना कुछ न्यू चाहिए, सदैव कुछ ना कुछ एक इंगेजमेंट चाहिए, जिसमें आपका मन सदैव बहता रहे, लगा रहे। तो ये आपके कॉन्शियस माइंड की स्थिति हुई। ऐसे जातक किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। ऐसे जातक का मन इस प्रकार का होता है कि सदैव वह दूसरों से रिपेल करते हैं अपने आप को, और वह करके अपने आप का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। तो यह तो चंद्रमा के नक्षत्र से समझ में आया। अब जैसा कि मैंने बतलाया कि आपका सब कॉन्शियस माइंड राहु और केतु है, तो राहु मैंने बतलाया कि मूल नक्षत्र में है। तो राहु जिस भी भाव में होंगे, मान लीजिए राहु आपके फर्स्ट हाउस में है और केतु आपके 7th हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको करना है, और आपका जो सब कॉन्शियस अप्रोच रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी रिसर्च को लेकर, किसी भी चीज़ को खोजने को लेकर, वह मूल नक्षत्र का रहेगा। मूल नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं वह रुद्राणी देवी है या फिर राक्षस देवता माने गए हैं, और यह एक ऐसा नक्षत्र है जो कि तह तक जाता है, मूल तक जाता है। इसीलिए राहु ग्रह यहाँ पर बैठकर आपके सब कॉन्शियस माइंड को इस प्रकार का बनाएंगे कि आप किसी भी चीज़ के तह तक जा सकें। आपका माइंड ही इस प्रकार का होगा कि आप किसी भी चीज़ को जब आप ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो बिल्कुल डीप तक आप जाना चाहेंगे। और जब वो फर्स्ट हाउस में बैठे रहेंगे राहु, तो फर्स्ट हाउस में आप अपने शरीर के ऊपर, अपने मान सम्मान के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, अपने इनलाइटनमेंट, अपने आध्यात्मिकता के ऊपर काम करने वाले रहेंगे, बिल्कुल जड़ में जाकर, मूल में जाकर। आपका माइंड ही उस प्रकार का होगा कि आप अपने को लेकर उस प्रकार से सोचें। अब मैंने बतलाया कि केतु ग्रह मिथुन राशि में होकर आर्द्रा नक्षत्र में हो और 7th हाउस में पड़ रहे हैं, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है। तो केतु जब आर्द्रा नक्षत्र में है, तो आर्द्रा नक्षत्र क्या है? आर्द्रा नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं वो रुद्र देवता हैं, और इसे टीयर ड्रॉप से दर्शाया गया है, या फिर जल का एक बूंद, या फिर एक मणि, इन चीज़ों से आर्द्रा नक्षत्र को दर्शाया गया है। और इसी प्रकार का आपका सब कॉन्शियस माइंड की स्थिति होती है। लेकिन किस प्रकार के सब कॉन्शियस माइंड? जो आपने अर्जित कर लिया है। तो पूर्व जन्मों में काफ़ी आपने आंसू बहाया है आपने, लेकिन उस भाव को पूर्ण रूप से समझ लिया है। और आर्द्रा नक्षत्र एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन है। मे बी आपके पूर्व जन्म में अनेक डिस्ट्रक्शन आपने देखे हैं अपने 7th हाउस को लेकर, लेकिन वह जो एनर्जी रिक्वायर्ड था, जो आपके आत्मा के अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी था, वह पूर्ण हो चुका है। लेकिन फिर भी उसी प्रकार की स्थिति पुनः इस जन्म में उदित होते रहती है, क्योंकि केतु ग्रह 7th भाव में बैठे हुए हैं और आर्द्रा नक्षत्र में है। तो हो सकता है जातक जब भी किसी रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई संबंध में हो, कोई वैवाहिक संबंध में हो, तो जातक को सदैव धोखा मिलता है, या फिर जातक किसी न किसी कारणवश दुखी होकर रोना पड़ता है उसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भाव आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि केतु है वहाँ पर, और केतु ने उन चीज़ों को अचीव कर लिया है। तो इसी चीज़ को बस समझना होता है, राहु और केतु जो कहना चाह रहे हैं। जब जातक इस चीज़ को समझ लेता है, तो लाइफ का आधा मिजरीज, आधा प्रॉब्लम खुद ब खुद शांत हो जाता है। तो यह सभी चीज़ें एक मिस्ट्री है। आपका माइंड एक मिस्ट्री है,
आप सिर्फ और सिर्फ 30%, 33% ही अपने मन को जानते हैं। जितना आप कॉन्शियसनेस में रहते हैं उतना ही बस आप अपने मन को जानते हैं या फिर जान सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि हर व्यक्ति अपने मन को पूर्ण रूप से जानता है। सिर्फ और सिर्फ 30%, 33% तक ही आप अपने मन को समझ सकते हैं। एक आम व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। बाकी योगी पुरुष तो अपने मन को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि इसे समझने के लिए राहु और केतु को समझने की आवश्यकता है। और राहु और केतु खुद में ही मिस्ट्री है। और यही तो कारण है कि वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता शास्त्र में, श्रीमद् भागवत गीता में मन के विषय में इतने बड़े बड़े अध्यायों का रचना किया। तो गीता का जो मूल सार है वह मन के ऊपर ही है। किस प्रकार हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और तभी अर्जुन व्याकुल होकर कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, यह मन तो बहुत ही बलशाली है, यह बलात्पूर्वक किसी को भी अपने वश में कर लेता है, तो इसे किस प्रकार से वश में किया जाए। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि आपका जो मन है वह सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, राहु और केतु भी उसे संचालित करता है। और इस मन को समझने के लिए मेरा यह जो रिसर्च वर्क था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो, यह रिसर्च वर्क पसंद आया होगा। मैं फिर से एक स्नैपशॉट देना चाहूँगा। आपको अपने कुंडली में सबसे पहले अपने चंद्रमा के नक्षत्र को देखना है, उसके बाद राहु के नक्षत्र को और उसके बाद केतु के नक्षत्र को देखना है। इन तीनों के नक्षत्रों के आधार पर आप अपने मन की स्थिति को समझ सकते हैं, अपने पूर्ण मन को जान सकते हैं। कोई भी चीज़ आप सोच समझ कर जो करते हैं, आप कॉन्शियसली जो करते हैं वो क्यों करते हैं, आप सब कॉन्शियसली करते हैं। कोई विशेष प्रकार की घटना बार बार आपके जीवन में घटित होती है तो वह क्यों होती है, यह सभी का कनेक्शन आपके मन से है। तो चंद्रमा आपका कॉन्शियसनेस है और राहु और केतु आपका सब कॉन्शियसनेस है। किस प्रकार से इसे समझना है, आशा करता हूं आपको यह सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ पर विराम देते हुए आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। आप सभी से यह भी अनुरोध है, यदि आप किसी नए विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आपके कुछ सुझाव हैं या फिर आपके कुछ प्रश्न हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सभी कमेंट को संबोधित किया जाता है और कोई विशेष प्रश्न हो तो उसे हम वीडियो में भी सम्मिलित करेंगे। यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।